हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस क्लासेस में हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। यहीं पर हमने जाना था कि वास्तविकता में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे, और फिर हमने डिस्कशन चालू किया था इसके विभाजन पर। अर्थात विभाजन के क्रम में सबसे पहले हमने राजस्थान के मैदान को देखा। राजस्थान के मैदान पर चल रहे, या फिर मैं यूं बोलूं अरावली पर चल रहे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना था, जिसकी शुरुआत 25 मार्च वर्ष 2023 में तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई थी। और साथ में यहीं पर हमने देखा था कि थार के मरुस्थल का पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के साथ क्या रिलेशन है। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने के पश्चात आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंजाब का मैदान। परंतु पंजाब के मैदान को शुरू करने से पूर्व मैं आपका 2 मिनट लूंगा और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः। अब यदि हम यहां पर देखें तो देखिए यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली यदि हम इसके भौगोलिक क्षेत्रों को देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है हिमालयन रीजन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नीचे आपको दिखाई देता है पेनिनसुलर इंडिया, जिसके बारे में हम आगामी भविष्य में पढ़ेंगे, अर्थात आगे वाले वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। परंतु उससे पहले यदि हम देखें तो ये जो बीच वाली बेल्ट आपको नजर आ रही है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा कलरफुल बनाने का प्रयास किया है, इस बेल्ट को आप नाम देते हैं क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान या फिर ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। और इस ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में यदि डिस्कशन किया जाए तो अभी तक जिस मैदान के बारे में हमने डिस्कशन किया है वह ये वाला एरिया, अर्थात जिसको मैंने किसी भी कलर से फिल नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड, ये है हमारा राजस्थान का मैदान। ये आता है राजस्थान के मैदान वाला पार्ट, राजस्थान का मैदान, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसका डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब इसी के पश्चात जो ऊपर वाला एरिया है, इसे आप क्या कॉल करते हैं बच्चों? इसे कॉल किया जाता है पंजाब का मैदान या फिर पंजाब प्लेन, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। यह है पंजाब प्लेन या फिर पंजाब का मैदान। इसके पश्चात यह है हमारा हरियाणा का मैदान, जिसको हमने भिवानी बागर नाम दिया था, हरियाणा मैदान। इसी में यहां कहीं पर आपको स्थित दिखाई देती है हमारी राजधानी दिल्ली, NCR वाला रीजन है ना, हरियाणा का मैदान। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है यहां पर दिल्ली। अब जरा इस भाग को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। इसे कॉल किया जाता है पंजाब का मैदान, यह है हरियाणा का मैदान, इसी के अंतर्गत आ गई है दिल्ली। अब यदि इस पूरी बेल्ट को आप ध्यान से देखें, अर्थात यह है यूपी, मैं लिख देता हूं यहां पर, यह वाली बेल्ट कहलाती है यूपी वाली, यह है यूपी स्टेट। यहां पर आता है बिहार वाला रीजन, यह है बिहार। एंड देन यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है झारखंड वाला एरिया, और यहां पर यह है हमारा वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल वाला रीजन। इन सभी को संयुक्त रूप से आप क्या कॉल करते हैं? तो इसे कहा जाता है गंगा का मैदान। याद रखिएगा, इसे कॉल किया जाता है गंगा का मैदान या फिर गैंगेटिक प्लेन, या फिर वह वाला क्षेत्र जिसे हम बेसिकली जानते हैं या फिर जो सामान्यतः गिना जाता है सबसे उपजाऊ मैदान की श्रेणियों में से एक में, यह आता है हमारा गंगा का मैदान। अब आवश्यक बात यह है कि यह गंगा का मैदान किन किन राज्यों में स्थित देखने के लिए मिलता है, अर्थात यहां पर हमने एक एक स्टेट के हिसाब से देखा है, बट यहां पर याद रखें कि यह गंगा का मैदान अकेला ही कई स्टेट्स में शामिल है। और किन किन स्टेट्स में आता है, एक सेकंड, ये किन किन स्टेट्स में आता है, तो सबसे पहले तो आप याद रखें, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, यूपी में आएगा ये। यूपी के अलावा ये आपको बिहार में स्थित देखने के लिए मिलेगा। बिहार के अलावा ये वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के अलावा ये आपको मिलता है झारखंड वाले रीजन में, अर्थात यह अकेला मैदान इतने क्षेत्रों में अवस्थित है। इसके अलावा मैं मैदान की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड से भी गंगा निकलती है, उत्तराखंड के हरिद्वार के समीप से यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है बच्चों, अर्थात उत्तराखंड वाली बेल्ट में भी थोड़ा बहुत आपको इस मैदान का विस्तार देखने के लिए मिल सकता है, जिससे मैंने अभी शामिल नहीं किया है। आगे आते हैं तो इसके पश्चात आपको इस वाले एरिया में, अर्थात यह है हमारा आसाम वाला रीजन, और आसाम वाले एरिया को कॉल किया जाता है, या तो आसाम घाटी क्षेत्र नाम दे सकते हैं, या फिर इसे आप नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र मैदान।
कुल मिलाकर हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को अध्ययन की दृष्टि से इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यानी कि सबसे पहले यदि वेस्ट टू ईस्ट में इनका ऑर्डर लेता हूं, वेस्ट टू ईस्ट, तो यहां पर वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजस्थान का मैदान, देन पंजाब का मैदान, पश्चात उसके आपको देखने के लिए मिलता है क्या, हरियाणा का मैदान जिसे हम भिवानी बागर नाम देते हैं, और इसी में दिल्ली आ जाता है, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन, और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है गंगा का मैदान या फिर गैंगटिक प्लेन, और फिर इस गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान को विभाजित करता है बेसिकली यही दिल्ली वाला एरिया, इसलिए इसको जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है। और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जिसे हम आसाम घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पंजाब का मैदान, अर्थात हम कुल मिलाकर इस मैदान का डिस्कशन करने वाले हैं कि इस मैदान की क्या क्या विशेषता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं पंजाब का मैदान, तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर पंजाब का मैदान ना केवल ज्योग्राफी की दृष्टि से अपितु यदि आप देखें तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी तो है ही, इन सभी दृष्टिकोणों से काफी महत्वपूर्ण है। इसका कारण केवल और केवल यह नहीं कि पंजाब की लोकेशन क्या है, इसका कारण यह है कि पंजाब के यदि आप भूगर्भिक इतिहास को जानते हैं, पंजाब में यदि आप जाएं और वहां पर देखें कि एक्चुअल में यहां पर कौन कौन सी रिवर्स प्रवाहित हो रही हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा अचंभित कर देने वाले यहां पर सत्य देखने के लिए मिलते हैं। क्या है ये? तो हमारी हेडिंग रहेगी, आप एज इट इज इसको बनाते जाएं, और यदि ये बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है पंजाब का मैदान। यदि आप पंजाब के मैदान को देखें तो एक्चुअल में पंजाब के मैदान का अर्थ क्या होता है, तो ये इसका यदि मैं संधि विच्छेद करता हूं तो इसका अर्थ निकल के आता है पंच प्लस दोआब, अर्थात 5 आब वाला क्षेत्र। अब ये दोआब क्या होता है तो कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताता हूं कि एक्चुअल में दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, यानी कि दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, उनका जो बाढ़ का मैदान होगा, जहां तक उनके बाढ़ का पानी जा सकता होगा, तो उन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को हम नाम देते हैं दोआब क्षेत्र। क्लियर? अब यदि आप एक्चुअल में पंजाब को देखें तो यहां मैं ना केवल भारतीय पंजाब की बात कर रहा हूं, अपितु मैं यहां पर पाकिस्तान के पंजाब को भी शामिल कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड कि यदि यह है इंडिया, और यदि इंडिया में आप पंजाब की लोकेशन देखें तो यदि पंजाब यहां आता है तो इसी के बाजू से स्टार्ट होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी पंजाब का कुछ हिस्सा मौजूद दिखाई देता है। अर्थात 15 अगस्त 1947 जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ, उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में। तो यदि आपको कोई शंका हो, कोई संशय हो, कोई भ्रांति हो, तो संयम बनाकर आप मेरी बात सुनिएगा। यहां पर सभी प्रकार की भ्रांतियां, सभी प्रकार के संशय और सभी प्रकार की शंकाएं मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, परंतु यहां पर बस आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, इसका अर्थ होता है पंच प्लस दोआब, अर्थात 5 दोआब वाला क्षेत्र। अब मैंने यह बोला कि दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को आप नाम देते हैं दोआब का, मतलब कि दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में एक दोआब होगा। तो यदि यहां पर 5 दोआब हैं तो यहां पर आपको बेसिकली कितनी नदियां देखने के लिए मिलेंगी बच्चों, बताइए कितनी मिलेंगी? तो कुल मिलाकर आपको यहां पर 6 रिवर्स देखने के लिए मिलती हैं। अब यहां पर ये 6 रिवर्स कौन सी हैं, तो याद रखें कि ये पूरा का पूरा पंजाब वाला रीजन, ये पूरा का पूरा पंजाब के मैदान वाला रीजन बेसिकली बसा हुआ है किस पर? ये बसा हुआ है, पूरा का पूरा विकसित हुआ है सिंधु नदी तंत्र पर। अब मैं यहां पर इसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करूंगा, इसकी ज्योग्राफी तो बताऊंगा ही क्योंकि सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है, परंतु याद रखें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या कारण है कि यह पंजाब का मैदान इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और साथ में इसी वीडियो में डिस्कस होगा कि एक्चुअल में इसकी समस्याएं क्या है। तो जरा ध्यान से सुने, यह पूरा बसा हुआ है सिंधु नदी तंत्र पर, और यदि सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियों को शामिल किया गया है? लगभग 6। इनका ऑर्डर आता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब पहले मैं उन नदियों की बात कर लेता हूं कि एक्चुअल में ये रिवर्स हैं कौन कौन सी। तो देखिएगा, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है कि यहां पर यदि हम तिब्बत के पठार को लेते हैं तो तिब्बत के पठार में एक्चुअल में आपको एक लेक देखने के लिए मिलेगी जिसे हम बेसिकली जल विभाजिका का नाम देते हैं, और इस जल विभाजिका से कई प्रकार की रिवर का ओरिजिन होता है, जिनमें से एक रिवर मैं ले लेता हूं, लाइक ये हमारी इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी।
सिंधु नदी निकलती है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित होते हुए फिर ये लद्दाख के समीप से लद्दाख में प्रवेश करती है, जिससे लद्दाख में कॉल किया जाता है सिंगे खाम्बन, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। और फिर ये यहां प्रवाहित होते हुए गिलगित के समीप से सिंधु गॉर्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है, इसे कहा जाता है दरियाए सिंध। और फिर यहां पूरे क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए अपनी अन्य सहायक नदियों का जल ग्रहण करते हुए ये कराची के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये अरब सागर में जाकर मिली। क्लियर। अब इसी के पश्चात यहां से एक और रिवर का ओरिजिन होता है। यहां से सतलुज नदी निकलती है जो कि साउथ की ओर प्रवाहित होते हुए फिर ये हिमाचल प्रदेश से शिपकिला दर्रे से शिपकिला गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हुए इंडिया में प्रवेश करती है और सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियों का जल ग्रहण करते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। इतना क्लियर है। अब यहीं पर इन्हीं के बीच में अन्य नदियां भी हैं, जैसे कि यहां पर यदि मैं बना देता हूं कि एक ओर आपको दिखाई देगा पाकिस्तान और दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, इंडिया, यानी कि भारत, है ना। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं एक्चुअल में। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पहले ये लाइन रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहीं पर यदि हम इस वाले एरिया में देखें, अर्थात जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी वाले एरिया को यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहां से आपको एक और रिवर का ओरिजिन देखने के लिए मिलेगा। और कौन सी है ये रिवर? तो यहां पर एक्चुअल में आती है हमारी झेलम रिवर। और ये झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करते हुए और साथ में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर आगे चलकर यह चिनाब की सहायक नदी कहलाती है। यहां से दो धाराओं के रूप में बाड़ा लाचाला दर्रे के समीप से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसे शायद हम चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। और यह चिनाब नदी फिर मुजफ्फरगढ़, ये कहां आता है मुजफ्फरगढ़? तो ये आता है बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब में। यहां पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है, ये सतलुज नदी में मिल जाती है और इसकी अन्य सहायक नदियां कहलाती हैं, जैसे ऊपर है झेलम और फिर इसके बाद नीचे की ओर आती है हमारी रावी नदी। और ये रावी नदी के बारे में याद रखें कि ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ये भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये प्रवेश करती है कहां? पाकिस्तान में, और चिनाब की सहायक नदी बनती है। फिर यहीं पर एक और रिवर है जो काफी महत्वपूर्ण है, यह है व्यास नदी। और व्यास नदी यहां से भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए और भारत के कुछ राज्यों में प्रवाहित होते हुए जब ये पंजाब वाले रीजन में पहुंचती है तो पंजाब में ये बेसिकली कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी सतलुज नदी में। और सतलुज नदी इन सभी का जल ग्रहण करते हुए आगे प्रवेश कर जाती है। अब जरा देखिएगा कि यहां पर यदि मैं नाम लिखता हूं तो सबसे पहले तो इन्हीं के मध्य में, अर्थात इनके मध्य के ये जो दो दो क्षेत्र दिख रहे हैं ना, इन्हीं को बेसिकली हम क्या कॉल कर रहे हैं? दोआब क्षेत्र। इन्हीं को कॉल किया जा रहा है दोआब क्षेत्र। अब इस पूरे डायग्राम को यदि मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहां पर इस एरिया में, एक सेकेंड, अच्छा, यहां पर एक दोआब क्षेत्र आपको नजर आएगा, यह एक दोआब क्षेत्र। सेकंड दोआब क्षेत्र आपको इस एरिया में नजर आएगा। थर्ड यहां पर देखने के लिए मिलेगा, यह है थर्ड दोआब क्षेत्र। फोर्थ यहां देखने के लिए मिलेगा, यह है फोर्थ दोआब क्षेत्र और यह है फिफ्थ दोआब। अब इनकी नेमिंग मैं करूंगा, है ना। नेमिंग के लिए थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें, मैं इन सभी की नेमिंग एक एक करके करते जाऊंगा। चलिए इसको पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं। यदि इन दोआब क्षेत्रों की हम बात करें तो कुल मिलाकर मैं इन दोआब क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। क्या आप लोग समझ पाएंगे? मैं इन दोआब क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं यहीं पर लिख भी देता हूं। क्लियर? देखना, सबसे पहले यदि आप देखें तो ऊपर कौन सी रिवर है बच्चों? ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है इंडस रिवर, अर्थात इसे कॉल किया जाता है सिंधु नदी। यह हमारी सिंधु नदी, इसी को कहा जाता है इंडस रिवर। सिंधु के बाद जो हमें सेकंड नंबर की देखने के लिए मिलती है यह है झेलम रिवर, यह हमारी झेलम नदी। झेलम के बाद चिनाब, यह है हमारी चिनाब नदी, चिनाब रिवर। चिनाब के पश्चात नेक्स्ट आती है हमारी रावी रिवर, रावी। और रावी के पश्चात एक हमें और मिलती है, यह है व्यास,
ये है हमारी व्यास रिवर, जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, हमेशा याद रखिएगा। और ये आती है सबसे महत्वपूर्ण सतलुज रिवर, क्योंकि ये अन्य सहायक नदियों का जल लेकर डायरेक्टली मिलती है किसमें, ये डायरेक्टली मिलती है सिंधु नदी में। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कुछ दोआब क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस दोआब क्षेत्र का नाम कौन कौन सी नदी है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। एक है सिंधु, एक है झेलम। सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब क्षेत्र को आप नाम देते हैं बेसिकली सिद्ध दोआब का, इसे नाम दिया जाता है सिद्ध दोआब। क्लियर है बात, ये आता है हमारा सिद्ध दोआब वाला एरिया। सिद्ध दोआब के पश्चात ये जो नेक्स्ट दोआब आपको देखने के लिए मिलेगा, ये किस किस के मध्य में है, तो यहां पर आपको दो रिवर और मिलेंगी, एक है झेलम और एक है चिनाब। तो पहला आता है सिद्ध दोआब, सेकंड हमें देखने के लिए मिलता है छिज्ज दोआब। ये है हमारा छिज्ज दोआब। सभी की विशेषता एक है, नाम अलग है बच्चों बस, है ना। तो पहला है सिद्ध दोआब, सेकंड आता है छिज्ज दोआब। छिज्ज के पश्चात हमें एक और देखने के लिए मिलता है चिनाब और रावी के मध्य में। चिनाब और रावी के मध्य में इसे कॉल किया जाता है रचना, इसे बेसिकली कॉल किया जाता है रचना दोआब। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रचना दोआब, रचना दोआब। और रचना दोआब के पश्चात, रचना दोआब के पश्चात अब देखिए रावी और व्यास, रावी और व्यास के मध्य में एक और दोआब क्षेत्र है, इसे बेसिकली कॉल किया जाएगा बारी दोआब। ये मिलता है हमें बारी दोआब। और बारी दोआब के पश्चात एक अन्य दोआब देखने के लिए मिलेगा, यह है विष्ट दोआब, जो कि आता है व्यास और सतलुज के मध्य में। समझ गए आप लोग। अब इतने दोआब क्षेत्र आपको अकेले भारतीय पंजाब में नजर आएंगी, अकेले भारतीय और साथ में पाकिस्तान के अकेले पंजाब रीजन में नजर आएंगी। भाई जब इतने सारे दोआब होंगे तो इनकी विशेषता भी होगी। अब क्या है इनकी विशेषता, चलिए जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दोआब क्षेत्रों के नाम बता देता हूं, है ना, कि कौन सा दोआब क्षेत्र भारतीय पंजाब में है और कौन सा दोआब क्षेत्र बेसिकली आपको पाकिस्तान के पंजाब रीजन में नजर आएगा, है ना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी, ना ही इनमें से सभी के सभी पाकिस्तान में है और ना ही सभी आपको हिंदुस्तान में नजर आएंगे। तो चलो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पर मैं पूरा इसको यदि कंप्लीट करूं तो यहां पर इसे मानसरोवर झील नाम दिया था हमने। और मानसरोवर झील को इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी जब हम हिमालयन रीजन पढ़ रहे थे तो इसी को हमने जल विभाजिका का नाम दिया था। तो यहां पर मैं पूरा कंटेंट तो नहीं लिखता हूं, बस यहां पर याद रखिएगा ये है मानसरोवर झील, जो कि कैलाश पर्वत के पर्वत पदीय क्षेत्र में होती है। चलिए ये 10 सेकंड हमारे यहां पर हुए। अब आगे चलते हैं हम, और जब आप आगे जाएंगे तो देखो हमने ये देखा है कि पंजाब के मैदान को हम 5 दोआब का क्षेत्र नाम दे रहे हैं, परंतु यदि आप एटलस उठाकर देखते हैं तो एटलस में कहीं से लेकर कहीं तक आपको ये पांचों नदियां, ये 6 की 6 नदियां ना ही भारतीय पंजाब से प्रवाहित होती हुई लगती हैं और ना ही ये पाकिस्तान के पंजाब से प्रवाहित होती हैं। अर्थात भारतीय और पंजाब, भारतीय और पाकिस्तान दोनों के पंजाब को हमने इसमें शामिल किया है। तो यहां पर एक सेकेंड, मैं यहां पर लिखता हूं पाकिस्तान के संदर्भ में, यहां पर मैं लिखता हूं पाकिस्तान के संदर्भ में, और नेक्स्ट में मैं लिखूंगा हिंदुस्तान, अर्थात हमारा प्यार ऐसे भारत के संदर्भ में। तो यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो इस सिंधु नदी तंत्र की कितनी नदियां पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करती हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि एक तो आती है सिंधु नदी, एक आती है सिंधु जो कि जाती है, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु के बाद आती है झेलम रिवर, झेलम भी प्रवेश करती है, सिंधु झेलम। झेलम के पश्चात नेक्स्ट आती है चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब। चिनाब के पश्चात नेक्स्ट आती है रावी, चिनाब के पश्चात नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलेगी रावी, और रावी के पश्चात नेक्स्ट आती है क्या बच्चों, व्यास नहीं, व्यास नहीं, क्लियर। नेक्स्ट मिलती है सतलुज। इतनी नदियां आपको पाकिस्तान के पंजाब में देखने के लिए मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके मध्य में कौन कौन से दोआब क्षेत्र होंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो याद रखें कि सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब क्षेत्र को जो हमने नाम दिया था वही नाम पाकिस्तान में होगा, अर्थात यहां पर हमने इसको नाम दिया था सिद्ध दोआब। ये कहलाएगा हमारा सिद्ध दोआब क्षेत्र। सिद्ध दोआब के पश्चात जो नेक्स्ट दोआब क्षेत्र बनेगा इसे नाम दिया जाएगा झेलम और चिनाब के मध्य का, ये होगा हमारा छिज्ज दोआब क्षेत्र, ये बनेगा छिज्ज दोआब। और छिज्ज दोआब के पश्चात, छिज्ज दोआब के पश्चात जो नेक्स्ट दोआब क्षेत्र बनेगा ये हुआ चिनाब और रावी के मध्य का, इसे कॉल किया जाएगा बेसिकली रचना दोआब, ये बनेगा रचना दोआब। और रचना के बाद अब डायग्राम में आप देखिए कि कौन सा दोआब क्षेत्र था,
तो हमने देखा था कि डायग्राम में इसके पश्चात आपको देखने के लिए मिल रहा है बारी दोआब, इसके बाद आपको देखने के लिए मिल रहा है बारी, परंतु व्यास नहीं जा रही है पाकिस्तान में। दैट इज वाई कि यहां पर आपको कौन सा मिलेगा, डायरेक्टली रावी और सतलुज के मध्य के वो भी आप कॉल कर देंगे पाकिस्तान में विष्ट दोआब, ये बन जाएगा हमारा विष्ट दोआब। इज दैट क्लियर? ये बनेगा हमारा विष्ट दोआब क्षेत्र। अब ये इसी प्रकार ये नदियां आपको भारतीय पंजाब में भी प्रवाहित होती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय पंजाब के संदर्भ में वह कौन सी नदी है जो कि भारतीय पंजाब में प्रवाहित नहीं होती? इसका आंसर है सिंधु नदी। इसका आंसर है सिंधु नदी। जब आप एटलस देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि सर सिंधु नदी तंत्र में तो आधे से अधिक नदियां भारतीय पंजाब में प्रवाहित होती ही नहीं है। तो याद रखें बेटा, ऐसा नहीं है। यदि आप सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर है। क्लियर है बात? इस पर हम एक वीडियो बना लेंगे, परंतु यहां पर आप याद रखिएगा कि यदि हम भारतीय पंजाब के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहां पर भारतीय पंजाब के संदर्भ में, तो यहां पर जो नदियां आएंगी उनका ऑर्डर चालू होगा झेलम से, यानी कि सबसे पहले झेलम रिवर, झेलम नदी, झेलम के बाद आएगी चिनाब, झेलम चिनाब, चिनाब के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगी रावी, तो नेक्स्ट आ जाएगी रावी, रावी के पश्चात मिलती है व्यास, और व्यास के पश्चात मिलती है सतलज, है ना, या फिर सतलुज। ये रिवर्स आपको लोकेटेट करनी है, यानी कि मैप में इसको मार्किंग करना है आपको। नेक्स्ट आती है कि अब इनके मध्य के दोआब क्षेत्र को क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? तो यहां पर यदि आप झेलम और चिनाब के मध्य को देखें तो जो नाम यहां पर चल रहे थे वही नाम यहां चलेंगे। तो इसको कहा जाएगा छिज, इसे कहा जाएगा बेसिकली छिज दोआब। छिज दोआब के पश्चात, अब दोआब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। चिनाब और रावी के मध्य के क्षेत्र को आप नाम देते हैं रचना दोआब, रावी और व्यास के मध्य को आप नाम देते हैं विष्ट दोआब। विष्ट दोआब भारतीय पंजाब में है। और फिर यहां पर बारी दोआब, और बारी के पश्चात यहां नाम दिया जाता है इसे विष्ट दोआब, इसे कॉल किया जाता है विष्ट दोआब। तो इस प्रकार यहां पर आपको चार चार दोआब भारतीय पंजाब और साथ में पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में नजर आएंगे। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि कालांतर में यही पंजाब मैदान वाला रीजन, कालांतर में यही पंजाब मैदान वाला रीजन एक नाम से जाना जाता था। और क्या है इसका नाम? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहां पर आप पढ़ते होंगे कि इंडियन हिस्ट्री जब आप उठाएंगे, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बेसिकली एक नाम सुनने के लिए मिलता है। क्या है ये नाम? तो यहां पर आपको एक नाम मिलेगा जिसको कॉल किया जाता है दोआब कठेरा। ये दोआब कठेरा क्या है? तो एक्चुअल में ये शब्द पंजाब के मैदान के लिए उपयोग किया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पंजाब का मैदान इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी तीनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात यहां पर कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए, और साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जिनमें सबसे आवश्यक है मृदा और कृषि। ये दोनों ही यहां पर बहुत अच्छी हैं। हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समस्याओं के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पर बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या कमियां हैं। परंतु अभी यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं दोआब कठेरा की, और दोआब कठेरा याद रखिएगा संबंधित है अतिरिक्त टैक्स से, अर्थात यहां पर टैक्स की मात्रा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और यहां पर टैक्स ज्यादा क्यों है? तो इसका केवल और केवल एक रीजन आप याद रखें कि पंजाब का मैदान वास्तविकता में दोआब क्षेत्र है, और दोआब क्षेत्र होने के कारण यहां की कृषि बहुत अच्छी है, यहां का एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलता है। और चूंकि यहां की कृषि बहुत अच्छी हो रही है और अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां पर उत्पादन क्षमता अधिक है, दैट इज वाई कि इस एरिया में आपको बहुत ज्यादा टैक्स भी देखने के लिए मिलेगा। उत्पादन ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, और टैक्स ज्यादा तो समस्याएं अपने आप ही जन्म ले लेंगी। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था एक प्रकार से हिस्ट्री से इसका कनेक्शन, परंतु यदि हम देखें तो इतनी सारी विशेषताओं के फलस्वरूप भी
आज पंजाब के मैदान में आपको कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। अब क्या है ये समस्याएं जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और यदि जैसा मैं बता रहा हूं वैसी आपने इसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी वैल्यू एडिशन सीरीज के साथ साथ ही ये आपके आंसर को बहुत अच्छे से इनहेंस कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि मैं समस्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहूं तो यहां पर 3 प्रमुख समस्याएं हैं। कौन सी हैं ये 3 प्रमुख समस्याएं? तो इसमें सबसे पहली जो समस्या आपको देखने के लिए मिलती है, जरा आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो मैप है इंडिया का, एक्चुअल में यहां पर मैंने पंजाब रीजन को बनाया था, और इस पंजाब रीजन में उत्तर की ओर ये वाला डायग्राम मैंने क्यों बनाया? क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, यहां पर भी हिमालयन रीजन है, अर्थात इसे कॉल किया जाता है पश्चिमी हिमालय और इसे कॉल किया जाता है बेसिकली पूर्वी हिमालय। क्लियर? पश्चिमी और पूर्वी हिमालय। अब यहां पर कौन कौन से स्टेट आएंगे? तो यह है जम्मू कश्मीर, और जैसा मैंने आपको बताया कि लिखा भी हुआ है यहां पर कि राजस्थान का मैदान यहां आएगा दक्षिण में। तो एक्चुअल में उत्तर में भी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, दक्षिण में भी एक समस्या है और बीच में भी एक समस्या है। अर्थात यदि पंजाब रीजन को हम देखें तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर से कोई और समस्या जन्म ले रही है, दक्षिण से कोई और समस्या जन्म ले रही है, और मध्य वाले भाग से कोई और समस्या जन्म ले रही है। जैसे अब यदि मैं यहां पर आता हूं तो इस वाले रीजन में सबसे पहले जो उत्तर दिशा की ओर से समस्या आ रही है, यहां मैं ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं, आप एस्ट्रोलॉजी में मत चले जाना, पर यहां पर यदि मैं उत्तर की समस्याओं की बात करूं तो एक्चुअल में यहां पर निर्मित हो रहे हैं उत्खात भूमि क्षेत्र। यहां क्या निर्मित हो रहे हैं? उत्खात भूमि क्षेत्र। क्लियर? उत्खात भूमि क्षेत्र, इसको सामान्यतः बीहड़ के नाम से जानते हैं। कैसे निर्मित हो रहे हैं तो अभी मैं बताने वाला हूं। क्लियर? जो सेकंड हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है दक्षिण की ओर से, और दक्षिण की ओर से बेसिकली हो रहा है मारुस्थलीकरण का विस्तार। क्लियर? यानी कि ये मैं साउथ की ओर से लिख रहा हूं तो मैं ऐसा कर देता हूं इसको, है ना? तो मरुस्थल का विस्तार या फिर मारुस्थलीकरण हो रहा है दक्षिण से, और मारुस्थलीकरण का केवल 2 कारण हैं। एक है जलवायु परिवर्तन और एक आता है वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, और साथ में क्लाइमेट चेंज के कारण। और मध्य वाले भाग से भी एक समस्या जन्म ले रही है। क्या है ये समस्या? तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली विस्तीर्ण, इसे कॉल किया जाता है बेसिकली विस्तीर्ण कृषि। अब ये विस्तीर्ण कृषि क्या होती है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। चलिए अब यहां पर यदि हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो तो आता है भाई कि उत्खात भूमि क्षेत्र। जरा देखिएगा कि लोकेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर के उत्तर में, पंजाब के उत्तर में कौन सा रीजन दिखाई दे रहा है? हिमालयन रीजन। और हिमालयन रीजन की अब आप मुझे बस एक गैसिंग बताइए कि यहां पर यदि हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो हिमालय की कौन सी श्रृंखला आपको पंजाब के सर्वाधिक निकट देखने के लिए मिलती है? तो आंसर है शिवालिक। सबसे ऊपर है ग्रेटर, मध्य में आता है मिडिल और नीचे आती है शिवालिक। और जब वर्षा काल आता है तो वर्षा काल में यहां पर मैं लिखता हूं कि वर्षा काल में कुछ नदियां होती हैं जो कि शिवालिक रेंज से निकलकर प्रवाहित होती हैं, परंतु ये नदियां उतनी विशाल नहीं होती, तो इन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है छोस। और ये कब उद्गम ले रही हैं बच्चों? तो याद रखें कि शिवालिक रेंज से, शिवालिक श्रेणी से वर्षा काल में निकलने वाली मौसमी जलधारा जिसे हम कॉल करते हैं क्या बेटा? इसे कॉल किया जाता है बेसिकली छोस। और ये जो छोस है ना बच्चों, यही करती है एक प्रकार का अपर्दन। यानी कि जब आप छोस की बात करते हैं तो यहां पर ये छोस एक बार प्रवाहित होगा, दूसरी बार प्रवाहित होगी, तीसरी बार प्रवाहित होगी। तो ये प्रवाह के क्रम में, क्योंकि मौसम के अनुरूप ये प्रवाहित हो रही है केवल वर्षा काल में, और वर्षा काल के बाद जब ये सूखेगी तो एक बार एक मौसम में प्रवाहित हुई, फिर दूसरे सीजन में ये फिर आई, तीसरे सीजन में ये फिर आई, यानी कि साल दर साल की मैं बात कर रहा हूं, है ना? तो और साथ में यहां पर कई प्रकार से ये अपर्दन भी करती जाएगी। अर्थात शोष जब बनेगी तो एक्चुअल में ये क्या करेगी बच्चों? एक्चुअल में ये करेगी अपर्दन। और ये अपर्दन 3 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, है ना? क्या है ये 3 प्रकार का अपर्दन? तो बेसिकली ये जमीन को काटेगी और काटकर वहां से ये अवसादों का निक्षेपण कहीं और करेगी। अब कहीं और करे वो हमें ध्यान नहीं देना है, परंतु यहां पर अपर्दन करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये अपर्दन 3 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। इसे कॉल किया जाता है रील, इसे कॉल किया जाता है रवाइन, और इसे ही कॉल किया जाता है
गली प्रकार का अपर्दन। ये कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के अपर्दन करेगी जो कि बेहद ही ज्यादा हानिप्रद होते हैं। और हानिप्रद क्यों होते हैं? क्योंकि याद रखें कि ये जो उत्खात भूमि क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो उत्खात भूमि क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, जहां पर भी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर भी ये उत्खात भूमि क्षेत्र होगा, आप याद रखें कि वहां पर 3 एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती है। और क्या है ये 3 एक्टिविटी? तो वहां पर नहीं हो सकती है कृषि, और कृषि नहीं हो रही है तो मानव क्यों रहेगा यहां पर? क्योंकि कृषि ने मानव को बनाया है। नहीं तो इससे पहले का मानव जानवर कहलाता था, बंदर था। क्लियर? जो कि हम जिनको हम अपने पूर्वज मानते हैं। क्लियर? तो यहां पर कृषि नहीं हो रही है तो नहीं होगा मानव अधिवास, और यदि मानव नहीं रह रहा है तो मानव अपना अधिवास नहीं बना रहा है तो क्यों बनाएगा ये यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर? तो याद रखें, नहीं होगा मानव अधिवास और नहीं हुआ यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि औद्योगिकीकरण। और जब यहां पर कुछ भी नहीं होगा तो याद रखें, ऐसा क्षेत्र जहां पर मानवीय गतिविधियां नहीं होती, उस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? उसे सामान्य भाषा में कहा जाता है बीहड़। सामान्य भाषा में यदि आप देखें तो वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब कि अब यह उत्खात भूमि क्षेत्र बनेगा अवैध गतिविधि का केंद्र। दैट इज वाई कि यह उत्खात भूमि क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसे कॉल किया जाता है अवैध गतिविधि का हॉटस्पॉट या फिर अवैध गतिविधि का केंद्र। और पूरे भारत में यह अवैध गतिविधि के केंद्र अर्थात यह उत्खात भूमि क्षेत्र आपको पूरे संपूर्ण भारत में 2 क्षेत्रों पर देखने के लिए मिलते हैं। और ये कहां पर है? तो एक मिलते हैं पंजाब वाले रीजन में जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, और एक मिलेगा भारत का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अर्थात एमपी वाले रीजन में। और इन्हीं दोनों रीजन में आपको 2 अलग अलग समस्याएं बेसिकली देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यदि मैं यहां की बात कर रहा हूं तो ये हमको जहां पर 2 स्थानों पर देखने के लिए मिल रहे हैं, एक मिल रहा है पंजाब वाले रीजन में, और पंजाब में इसके कारण एक समस्या जन्म दे रही है, इसको कहा जाता है उड़ता पंजाब की समस्या। यानी कि आप पंजाब का नाम लेते हैं तो आपको उड़ता पंजाब जैसी कंडीशन क्रिएट होती हुई दिखती है। और ये उड़ता पंजाब क्या है? तो यहां पर बेसिकली मिलती है हमें ड्रग स्मगलिंग की समस्या। ड्रग स्मगलिंग, ये पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान वाले एरिया से भारत में स्मगलिंग की जाती है। और ये की ही क्यों जाती है? क्योंकि बेसिकली ये इन बीहड़ों में छुपकर आसानी से पाकिस्तान से भारतीय पंजाब में प्रवेश कर जाते हैं। सेकंड, यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी में हमको एक समस्या और देखने के लिए मिलती है, यह होती है चंबल के डाकुओं की समस्या। चंबल के डाकुओं की समस्या ये हमको एमपी वाले रीजन में नजर आती है। तो ये दोनों ही रीजन या फिर ये दोनों ही समस्याएं बेसिकली जन्म क्यों ले रही हैं? क्योंकि यहां पर उत्खात भूमि क्षेत्र स्थित है और इस उत्खात भूमि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि संभव नहीं हो पा रही है। इज दैट क्लियर? और यदि ये क्लियर है तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि किसे क्या कॉल किया जाता है। तो देखें, इसे कहा जाता है रील, जो सबसे छोटा है उसे कॉल किया जाएगा रील। उसके बाद वाला रवाइन है ना, जो कि थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, खाई नहीं है ये, रवाइन याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है गली प्रकार का अपर्दन, ये है हमारा गली प्रकार का अपर्दन। अब इन तीनों को अच्छे समझने का प्रयास करना है ना, यानी कि ऐसे बना दिया तो यहां पर कुछ नहीं हो सकता और यहीं पर ये अपर्दन के कारण बनी है, इसीलिए ये सभी गतिविधि, ये सभी इस अवैध गतिविधि आपको इस एरिया में नजर आएंगी। दूसरा क्या है? तो याद रखें कि मानव बहुत लालची है। लालची क्यों है? कि यदि उसे थोड़ा सा कोई फल दिया जाए तो उससे अधिक की आशा वो करता है। अब इसको चाहे लालच बोल लो या फिर बुद्धिमानता बोल लो, तो जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो लालच मैंने इसलिए बोला है बेसिकली क्योंकि यदि आप यहां पर देखेंगे तो पंजाब वाला रीजन दोआब क्षेत्र मैंने बताया, और दोआब क्षेत्र है मतलब कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और उपजाऊ है इसीलिए आप मानते हैं यहां पर कि हमने दोआब कठेरा का नाम इसको दिया था कि यह क्षेत्र दोआब कठेरा के नाम से जाना जाता था कालांतर में, यानी कि यहां से अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि इसकी उपजाऊता आज कम हो गई है, कारण यह है सिंधु नदी तंत्र में आज भी जल की बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा है। तो आज भी यदि यह क्षेत्र देखा जाए तो पर्याप्त उत्पादन क्षमता रखता है। बावजूद इसके यदि आप पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जाते हैं तो आज आप पंजाब हरियाणा वाले रीजन में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पाते हैं और दिल्ली तक इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है यहां पर हम कृषि के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं रासायनिक खाद और साथ में उर्वरकों का।
और जब हम इतने अधिक रासायनिक खाद व उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, तो इसका परिणाम ये होता है कि यहां की मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित होने लगती है, अर्थात इनके प्रयोग के कारण ही जो मृदा है ये लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है तो फिर ये उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, उतनी ज्यादा ये उपजाऊ नहीं रह जाती, और दैट इज वाई कि यहां पर मैंने इसको नाम दिया है विस्तीर्ण कृषि। ये कहां मिलेगी, तो मध्य में लिखी हुई है, इसलिए ये मध्य में मिलती है। सेकंड आता है, थर्ड आता है यहां पर मारुस्थलीकरण की समस्या। और यदि मारुस्थलीकरण को हम समझें तो याद रखें कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है ये लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर की ओर बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि यहां पर जो उच्च वेगीय पवने हैं ये ध्रियान क्या होते हैं, ध्रियान। तो यहां पर प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, यहां पर भी मैं बता देता हूं कि यहां पर ये जो ध्रियान है ये एक्चुअल में रेत के टीले होते हैं जो कि उच्च वेगीय पवनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर लिए जाते हैं। ये होते हैं रेत के टीले। तो एक्चुअल में ये रेत के टीलों का बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है क्योंकि यहां पर उच्च वेगीय पवनें लगातार प्रवाहित हो रही हैं। तो जब आप पंजाब रीजन को देखते हैं तो पंजाब रीजन में एक तो ये समस्या आ ही रही है ना, राजस्थान के मैदान से। दूसरी समस्या है कि जैसे जैसे आप यहां पर मानव विकास कर रहा है तो मानव अपने विकास के क्रम में प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और जब ये प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है ना बच्चों, तो यहां पर जलवायु परिवर्तन और साथ में वैश्विक तापन अर्थात यहां ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण इस मारुस्थली का लगातार विकास हो रहा है। क्लियर? यानी कि इस पंजाब का ये जो पंजाब का मैदान है ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, परंतु वर्तमान में इसमें ये समस्याएं जन्म ले रही हैं जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमको कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट जिसमें हमने पंजाब के मैदान को डिटेल में एनालिसिस किया। यहां पर सबसे पहले हमने विभाजन के बारे में जाना। विभाजन के बारे में जानने के पश्चात हमने इस पंजाब के मैदान में पूरे के पूरे दोआब क्षेत्र को अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास किया। फिर यहां पर हमने पाकिस्तान और भारतीय पंजाब में मौजूद दोआब क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन किया और फिर हमने इसकी समस्याओं के बारे में जाना कि उत्तर की ओर से क्या समस्या है, दक्षिण की ओर से क्या समस्या है और मध्य के क्षेत्र से क्या समस्या देखने के लिए मिलती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपना रिस्पॉन्स यहां पर बहुत अच्छे से देकर जाएं। आपका रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कई वीडियोस को बनाने के लिए और ऐसे ही कई और अच्छे टॉपिक्स पर यदि आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।